बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, 6 आपको लाइनें बता रहे हैं और इन 6 लाइन के बाद में दोस्तों सीधा हर एक एग्जाम में 6 लगेगा, ना ही 4 लगेगा। बाउल सीधे बाउंड्री से बाहर जाने वाली। जी हाँ, ये 6 लाइन आपकी जिंदगी भर के लिए लाइफ लाइन का काम करने वाली है। बिल्कुल समाज का जो भूत है दोस्तों आजकल आपको नहीं सताएगा। जी हाँ, अब 6 समाज सिर्फ 6 लाइनों में आपको याद रखना है। अव्ययभाव समाज में उपसर्ग प्लस संज्ञा, संज्ञा का दोहराव। कर्मधारय समाज में असंज्ञावाची विशेषण प्लस संज्ञा, विशेषण का दोहराव। द्विगु समाज में संज्ञावाची विशेषण प्लस संज्ञा। द्वंद्व समाज में विलोम शब्द, विलोम जैसे सार्थक निरर्थक शब्द है। बहुब्रीहि समाज में देवी देवताओं के नाम, पर्यायवाची शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। और तत्पुरुष समाज में कारक चिन्हों का प्रयोग कर्ता से लेकर अधिकरण कारक तक। जी हाँ, अब ये 6 प्रकार की लाइनें क्या हो गई, क्या समझ में नहीं आया है तो आगे मैं दोस्तों इन 6 लाइनों को अब आपको बताने वाला हूं किस प्रकार से दोस्तों इनका आपको इस्तेमाल करना है। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही होने वाला है खास, जिसका नाम है दोस्तों समास। और आज आपको 6 लाइनें में दोस्तों इस प्रकार की हमको देने वाले हैं, बताने वाले हैं शानदार ट्रिक के माध्यम से, जिसके बाद कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी आपके पास। और ऐसा रहेगा आज हमारा प्रयास, इसलिए अंत तक हमारे सेशन पर बनाए रखिएगा मेरे दोस्तों आपका विश्वास। जी हाँ दोस्तों, समास एक ऐसा टॉपिक जो हर एक वनडे एग्जाम में जहां पर भी हिंदी पूछी जाती पूछा जाता है। आप 5वीं से लेकर आईएएस तक का कोई भी एग्जाम दे दीजिएगा मेरे दोस्तों, समास के बारे में लोगों ने इसमें दोस्तों हवा बना के रखा। जबकि लप्पू से समास से बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट आज आपको बताने वाला हूं, जिसके बाद सभी को का फायदा, चाहे नर हो या मादा। सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों समास का अर्थ क्या होगा। इसका नाम अंग्रेजी में कंपाउंड कहते हैं। समास का मतलब ही होता है दोस्तों संक्षिप्तीकरण, अर्थात संक्षिप्त कर देना, अर्थात छोटे से रूप में अपनी बात को कह देना। जैसे हमारे पास दो शब्द हैं, गजानन और दही बड़ा। देखिए गजानन का समास विग्रह होता है गज के समान आनन है जिसका, और दही बड़ा का समास विग्रह होता है दही में डूबा है जो बड़ा। आपसे किसी ने कहा आज भाई सुबह सुबह भाभी जी के साथ मंदिर जा रहे थे, कौन से भगवान के मंदिर जा रहे थे, तो आपने सामने वाले को कहा भाई मैं गज के समान आनन है जिसका उसके मंदिर गया था। सामने वाला बोलेगा अरे सीधा बोल गजानन अर्थात गणेश मंदिर गया था। आज आपने क्या खाया है, आज मैंने खाने में दही में डूबा है जो बड़ा। वो सीधा कहकर सीधा बोलना दही बड़ा खाया है। अर्थात कहने का ये हुआ समाज की ऐसी प्रक्रिया का नाम है, कैसी प्रोसेस का नाम है, जिसके माध्यम से दोस्तों हम बड़े बड़े पदों को संक्षिप्त में रख देते हैं या छोटे स्वरूप में रख देते हैं, या अपनी बात को मैं दोस्तों साधारण रूप में कहें तो बहुत ही शॉर्टकट में कह देते हैं। तो बहुत ही शॉर्टकट में बात कहने के लिए हिंदी में दोस्तों हम जिस प्रोसेस का प्रयोग करते हैं भाई मैं दोस्तों आपकी समास होती है। अब अगला प्रश्न आता है कि समास कितने प्रकार की होगी। तो देखिए समास के 6 भेद होते हैं और 6 प्रकार के भेदों को याद करने की शानदार ट्रिक बता रहा हूं। होममेड ट्रिक, 0% साइड इफेक्ट, टोटल आयुर्वेदिक। जी हाँ, हमारी ट्रिक है मैं दोस्तों अब दादी तक। क्या भाई, अब दादी तक। और अब दादी तक में जो पहला अल्फाबेट में दोस्तों आ से आपका अंगूरी भाभी, यहां से क्या बनेगा अव्ययभाव समाज। व से बाहुबली क्या बन जाएगा बहुब्रीहि समाज। और द से में दोस्तों द्वंद्व समास है। और दादी में दी से दीदी तेरा देवर दीवाना क्या बनेगा द्विगु समास। और त तलवार का सलवार का, तो त से क्या याद रखेंगे तत्पुरुष समास। और लास्ट में दोस्तों का से कहोना प्यार है क्या बन जाएगा कर्मधारय समास। और इन सब के अंग्रेजी नाम भी यहां पर हमने मेंशन करके रखे हैं। अब दोस्तों ये तो 6 प्रकार के समास हो गए। इन 6 प्रकार के समासों को कैसे पहचाने में दोस्तों रातों रात पहचानना सीखे। रात में कोई नींद में पूछेगा तो तुरंत में दोस्तों बनेगा कि उस शब्द में कौन से में दोस्तों समास होने वाली। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे अव्ययभाव समास की। देखिए किसी भी समास में दोस्तों आपके 2 पद होते हैं, जिसे हम प्रथम पद, द्वितीय पद, पहला पद, दूसरा पद, पूर्व पद या उत्तर पद के नाम से जानते हैं। और जो अव्ययभाव समास है इसमें दोस्तों हमेशा पहला पद प्रधान होता है। और पहला ही क्यों प्रधान होता है वो भी आपको बता दूं। देखिए इसका नाम है अव्ययभाव समास, अर्थात ऐसी समास जो किसका भाव दे, अव्यय का भाव दे। अव्यय का मतलब होता है दोस्तों जो शब्द कभी बदलते नहीं है, जिनमें परिवर्तन नहीं होता, वो अव्यय कहलाते हैं। जैसे उपसर्ग में दोस्तों अव्यय की तरह ही होते, इनमें कभी बदलाव नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ अव्ययभाव समास एक ऐसी समास है जिसमें पहला पद ऐसा रहेगा जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होगा। और चूंकि पहले पद में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वह पद क्या करेगा अपने साथ आने वाले दूसरे संज्ञा शब्द में भी परिवर्तन नहीं होने देगा। इसलिए समास का नाम ही रखा गया है दोस्तों अव्ययभाव समास। तो याद रखें कभी भी जिस एग्जाम में याद रखें जब भी किसी शब्द का में दोस्तों शब्द में परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, लिंग वचन कारक या काल के आधार पर समझ जाएगा मैं दोस्तों वो अव्ययभाव समास होने वाली। तो आप बस इतना याद रखिएगा जब भी आपको उदाहरण में पहला पद कोई
अव्य दिख जाए जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, जिसको आप बदल नहीं सकते, या जिस समास का पहला पद उपसर्ग होगा और दूसरा संज्ञा होगा, वह अव्ययीभाव समास होगी। जैसे कौन कौन से यहां पर देखिए उपसर्ग हो सकते हैं? प्रति है, अति है, अनु है, आ है, वे है, इस प्रकार दर है, ला है, यथा है, उप है, भर है और स है। यहां पर सबके में दोस्तों हमने एग्जांपल आपको बता दी। अब देखिएगा फॉर एग्जांपल एक उदाहरण से आपको समझा देते हैं। बताइए, प्रति से प्रतिमाह आपने सुना, आप देखिए माह का बहुवचन बन जाएगा माहो आप कह सकते हैं, या दिन का बहुवचन है आप दिनों कह सकते हैं। किंतु जैसे हमने में दोस्तों इसमें एक उपसर्ग जोड़ दिया, इसमें एक अव्यय शब्द जोड़ दिया, अब ये उपसर्ग क्या करेगा? पूरे शब्द को परिवर्तित होने से रोकेगा। अब आपने बताइएगा प्रति माह से प्रति माहो नहीं सुना है, प्रतिदिन से आप प्रति दिनों नहीं कह सकते, प्रति वर्षों नहीं कह सकते, प्रति पलों नहीं कह सकते। हाँ, इनमें परिवर्तन जब कब होगा? जब तक वह संज्ञा शब्द अकेला रहेगा। जैसे इसमें पहला पद कोई अव्यय या उपसर्ग रख दिया जाता है, फिर वह शब्द कभी बदलता नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी में इसका नाम ही में दोस्तों एडवर्बियल कंपाउंड है, अर्थात इसमें एडवर्ब आते हैं और आप सब जानते हैं एडवर्ब ऐसे शब्द होते हैं जिनमें कभी परिवर्तन नहीं होता। तो आप बताइएगा जितने भी उदाहरण देख पा रहे हैं इनका कभी भी बहुवचन नहीं बना सकते। क्या? कभी बहुवचन नहीं बना सकते। कहने का मतलब है इनमें कभी आप परिवर्तन नहीं कर सकते। अति आवश्यक को आपने नहीं सुना होगा, अनुशासनों नहीं सुना होगा, अकारणों नहीं सुना होगा, आजीवनों नहीं सुना होगा, उपहारों नहीं सुना होगा, भर पेटों नहीं सुना होगा, सपरिवारों नहीं सुना होगा, सप्रेमो आपने नहीं सुना होगा। तो कहने का मेरा आशय ये हुआ कि जिस समास में पहला पद अव्यय दिख जाए, मतलब ऐसा पद हो जिसमें परिवर्तन ना होता हो और उस कारण से वह पूरे पद को भी मैं दोस्तों रोक बदलने से रोक देगा, अर्थात किसका भाव देगा? वो अव्यय का भाव देगा। तो जिस समास में इस प्रकार की मैं दोस्तों प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा वह अव्ययीभाव समास होती है। तो एक तरीका तो ये याद रखिए। और दूसरा, कभी कभी क्या हो जाए, यदि मैं दोस्तों कोई अव्यय शब्द दो बार आए, अब देखिए उपसर्ग का प्रयोग तो आप स्वतंत्रता पूर्वक नहीं कर सकते, तो हाँ कोई अव्यय शब्द दो बार आ जाए, जैसे धीरे धीरे, पास पास, पल पल, दिनों दिन, इस प्रकार से, तो वो भी वहां पर मैं दोस्तों अव्ययीभाव समास होगा। या फिर कोई संज्ञा शब्द दो बार आ जाए, जैसे गांव गांव, शहर शहर, नगर नगर, गली गली, रातों रात, दिनों दिन, हाथों हाथ, द्वार द्वार, जब भी कोई दो संज्ञा शब्द दो बार आएगा, अर्थात कई बार पढ़ा दिया जाता है बोले जहां पर कोई शब्द दो बार आता है वहां पर अव्ययीभाव समास होता है। देखिए शब्द दो बार नहीं आता है, संज्ञा शब्द दो बार आएगा, क्योंकि शब्दों की आवृत्ति अन्य समास में भी होगी, मैं आपको बताऊंगा कहां पर होगी, बट फिलहाल याद रखेंगे जब कोई संज्ञा शब्द दो बार आता है तो वहां पर में दोस्तों क्या होती है? अव्ययीभाव समास होती है। या फिर कोई अव्यय मतलब ऐसा शब्द हो जो क्रिया की विशेषता बता रहा हो, जैसे राम धीरे धीरे चलता है। अब धीरे धीरे कोई उपसर्ग तो नहीं है, बट क्या है ये? अव्यय। इसकी पहचान कैसे? धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, आप धीरे धीरे से मेरी जिंदगी नहीं कह सकते। इस प्रकार वह पल पल रह सकता है, पल से आप पलो पलो नहीं कह सकते, मंद से आप मंदो मंदो नहीं कह सकते। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो मैं दोस्तों अव्यय कहलाते हैं। तो अव्यय और उपसर्ग में यही अंतर है कि अव्यय का प्रयोग स्वतंत्रता पूर्वक हो सकता है, किंतु मैं दोस्तों उपसर्ग का प्रयोग स्वतंत्रता पूर्वक नहीं हो सकता। यही कारण है कि अव्ययीभाव समास में कभी उपसर्गों की आवृत्ति नहीं होगी। कौन दो बार आएगा? या तो अव्यय शब्द दो बार आ जाए या कोई संज्ञा शब्द में दोस्तों दो बार आ जाए, तो वहां पर दोस्तों क्या है? अव्ययीभाव समास में दोस्तों होगी। चलिए अगली हमारी दूसरे नंबर पे हम समास डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है कर्मधारय, और तीसरे में दोस्तों होगी द्विगु समास। देखिए हमारे पास दो ही ऐसे समास है जहां पर में दोस्तों जिनका पहला पद विशेषण और दूसरा संज्ञा होगा। द्विगु समास में भी यही कॉन्सेप्ट फॉलो होगा। द्विगु समास में भी पहला पद विशेषण और दूसरा संज्ञा होगा। तो आज सर ऐसे में तो कंफ्यूजन होगी, कंफ्यूजन नहीं होगी, हम आपके कान के फ्यूज को ठीक कर देंगे। देखिए द्विगु समास और कर्मधारय दोनों ही समासों में पहला पद मैं कह रहा हूं एडजेक्टिव है, मतलब विशेषण है, और दूसरा संज्ञा है। यहाँ पहला पद विशेषण है, दूसरा संज्ञा। बट हम ये भी जानते हैं विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। और विशेषण किसे कहा जाता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। इसका मतलब है कर्मधारय समास का पहला पद विशेषण तो होगा, बट ऐसा विशेषण होगा जो असंख्यावाची होगा, अर्थात जो संख्या का बोध नहीं कराएगा। जबकि द्विगु समास में पहला पद विशेषण तो होगा, बट ऐसा विशेषण होगा जो सिर्फ दोस्तों संख्या वाचक होगा, अर्थात आपको संख्या का बोध कराने वाला होगा। चलिए कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल देखिएगा यहां पर हमने लिखा है महासागर। देखिए इसका समास विग्रह क्या होगा? महान है जो सागर। कर्मधारय समास का समास विग्रह करने के दौरान दोनों पदों के मध्य में किसका प्रयोग होता है? जो का प्रयोग होगा। क्या मैं दोस्तों जो का प्रयोग होगा? तो यहां पर आप देख पा रहे हैं
सागर यहाँ पर एक संज्ञा शब्द है और इसकी विशेषता महा शब्द अर्थात महान बता रहे। देवी कैसी है? महान है। टोपी कैसी है? लाल है। मिर्च कैसी में दोस्तों? काली मिर्च है। पका कैसा है? आधा है। गाय कैसी है? नीली है। और अंक कैसा है? पूर्णांक है। अर्थात यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमेशा पहला पद जब भी आपको विशेषण दिख जाए, एडजेक्टिव दिख जाए और दूसरा पद संज्ञा दिख जाए, मतलब जब पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताएगा वहां पर कौन सी समास होगी में दोस्तों? कर्मधारय समास होगी। पर एक विशेष बात इसमें मत याद भूल मत जाना, वो क्या है? जब में दोस्तों कभी कोई विशेषण शब्द दो बार आ जाए, जैसे लाल लाल, बिल्कुल हम मार्केट जाते बोलते हैं क्या भैया लाल लाल टमाटर दे दो, क्या लाल लाल टमाटर दे दो? जी हाँ। कौन बोलता है टमाटर लाल है? अरे लाल तो उसके गाल है और मेरे बिना कहती उसका बुरा हाल है। जी हाँ, लाल लाल, नीला नीला, पीला पीला, छोटे से बच्चे ने पोटी कर दी, हम कहते हैं सब पीला पीला कर दिया। इसी प्रकार काला काला, जी हाँ, गोरे गोरे मुखड़े पर काला काला चश्मा। अर्थात ये सारे क्या है? विशेषण है। और जब कोई विशेषण दो बार आ जाएगा तो भी वहां पर कर्मधारय समास होगी। अच्छा, संज्ञा शब्द दो बार क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि हम जानते हैं जब संज्ञा शब्द दो बार आता है तो वहां पर अव्ययी भाव समास में दोस्तों होती है। इसे कभी ऐसा मत याद रखो कि शब्द दो बार आने पर वहां पर अव्ययी भाव समास होती है। संज्ञा शब्द दो बार आएगा तो अव्ययी भाव समास, किंतु विशेषण दो बार आ जाए तो वहां पर कर्मधारय समास होगी। चलिए अब बात करते हैं द्विगु समास। देखिए द्विगु समास में पहला पद विशेषण होगा, बट ऐसा विशेषण होगा जो हमेशा नंबर या संख्या वाला होगा। जैसे पंचवटी, पंचवटी में दोस्तों समास विग्रह क्या होता है? पांच वटों का समूह। अर्थात यहां पर वट का मतलब वृक्ष है और कितने वृक्ष में दोस्तों? संख्या में पांच है। चौराहा, राहें, रास्ते कितने हैं? चार हैं। दिन कितने हैं? सात हैं। रात्रि कितनी है? नौ है। लोग कितने हैं? तीन है। माहे कितने में दोस्तों? छह हैं। चवन्नी, आने कितने हैं? चार है। तंत्र कितने हैं? पांच है। और इस प्रकार रत्न कितने हैं? नौ है। और यहाँ पर लड़कियां रखती है दुपट्टा, उसे दुपट्टा इसलिए किया जाता है क्योंकि दो पट्टियों को क्रॉस करके रखा जाता है। तो दुपट्टा का मतलब ये होता है दो पट्टियों का समूह। दुपट्टा तेरा नौ रंगदा, क्या भाई? दुपट्टा तेरा नौ रंगदा। तो याद रखिए जब पहला पद संख्यावाची विशेषण होगा तो द्विगु समास, और पहला पद यदि सिर्फ असंख्यावाची विशेषण हो जो सिर्फ विशेषता बताता है, संख्या वाला नहीं होगा, तो कर्मधारय समास होगा। किंतु यहां पर एक बात विशेष ध्यान रखेंगे, कभी कभार ऐसा हो जाए जब पहला पद संख्यावाचक विशेषण तो हो किंतु वह किसी व्यक्ति को इशारा करे। क्या कर रहा हूं? जब पहला पद भले संख्यावाची विशेषण हो किंतु उसका प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष के लिए किया जा रहा है जो इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में अपने आप में अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा नहीं है। जैसे एक दंत, एकानन, चतुरानन, पंचानन, षडानन, दशानन, यहाँ पर चतुर्भुज, चार पद, षट पद। आप देख पा रहे हैं इन सभी पदों का पहला पद संख्या है। अब संख्या देखकर मैं दोस्तों द्विगु समास मत लगा दीजिएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं एक दंत है जिसका, किसका? एक दंत है किसका? गणेश। जिस प्रकार हम आरती गाते हैं एकानन चतुरानन पंचानन राज्य, अर्थात एक आनन, आनन का मतलब होता है मुख, एक आनन है जिसका, किसे कहा जाता है? विष्णु भगवान को। चार आनन है किसके? ब्रह्मा जी के। पंचानन शिव जी को, षडानन का कार्तिक है, दशानन रावण को कहा जाता है, और चतुर्भुज का मतलब क्वाड्रिलेटरल नहीं है, चतुर्भुज का मतलब चार भुजाएं हैं जिसकी, और चार पाई। अब देखिए दुनिया में चार पाई वाली कोई भी चीज क्या मेरे दोस्तों खटिया खाट होगी? क्या नहीं? चारपाई शब्द सिर्फ खाट या खटिया के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि चारपाई तो दोस्तों चार पैर तो कुर्सी की भी होते हैं, टेबल के भी होते हैं, गाय के भी होते हैं। अब ऐसा नहीं कह सकते हैं गाय आ रही है कि चारपाई आ रही, जी नहीं, चारपाई का प्रयोग सिर्फ खाट के लिए होता है। और षट पद, छह पैर हैं जिसके एकमात्र ये भौरे के लिए इस्तेमाल होता है। तो याद रखें जब पहला पद संख्या हो किंतु किसी व्यक्ति विशेष की ओर इशारा कर रहा है तो वहां पर द्विगु समास के स्थान पर क्या होगा? बहुब्रीहि समास में दोस्तों होगा। तो ये मैं दोस्तों कॉन्सेप्ट था कर्मधारय और आपके द्विगु समास का। दोस्तों अगली हम समास की बात करने वाले, हमारी चौथे नंबर की समास देखिए द्वंद्व समास। देखिए द्वंद्व का मतलब ही होता है दो से, जैसे आपने सुना होगा कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तो भी यह वंशज राणा का फेंक जहां तक भाला जाए, और जिसके तरफ दोनों तरफ जिस सिक्के पर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाएगा। जी हाँ, तो द्वंद्व का मतलब होता है दोस्तों आपस में दो से, अर्थात यहां पर दोस्तों दोनों ही पद प्रधान होते हैं। समास में दो पद होते हैं और द्वंद्व समास के दोनों ही पद प्रधान होते हैं। अब ये दोनों पद कैसे हो सकते हैं, क्या ट्रिक होगी, मैं दोस्तों शानदार तरीका समझिएगा। ऐसी ट्रिक जब हमेशा याद रखेंगे जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी,
तो यहाँ पर दोनों शब्द या तो देखिए विलोम हो सकते हैं या विलोम जैसे। अब बात करें सर विलोम शब्द तो सुना था, विलोम जैसे क्या होगा वो भी आपको बताएंगे, या फिर बता दिया जाता है दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह हाइफन का प्रयोग होगा, या फिर सार्थक निरर्थक शब्द का प्रयोग होगा। अब सार्थक निरर्थक का मतलब होता है दोस्तों जिसमें से एक का मतलब हो और दूसरे का कोई मतलब ना निकले, मतलब अर्थ सहित और अर्थ रहित शब्दों को सार्थक निरर्थक कहा जाता है। अब देखिए जब द्वंद्व समास में और समास वगैरह करेंगे तो या तो दोनों पदों के मध्य में आप और का प्रयोग करेंगे या का, या फिर दोनों पदों के अंत में आदि या इत्यादि शब्द का प्रयोग होगा। जैसे बताइए माता और पिता, रात और दिन, ठंडा और गर्म नहीं होगा, ठंडा या गर्म होगा। देखिए यदि मैं दोस्तों दोनों विलोम शब्द एक साथ संभव है, दोनों साथ में आ सकते हैं तो और का प्रयोग होगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकते तो हम लोग या का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ठंडा या गर्म होगा, लाभ या हानि होगा, क्योंकि एक समय में या तो लाभ होगा या तो हानि होगा, लेन या देन, हाँ या ना, इसी प्रकार में दोस्तों आगे, या फिर मैं दोस्तों दोनों पद प्रधान हो या दोनों पदों का अपना अलग अलग मतलब निकले, अलग अलग महत्व हो। जैसे राम सीता, कृष्ण अर्जुन, राधा कृष्ण, राम रहीम, कंद मूल फल, तन मन धन। देखिए पहले की महिलाएं कहती थी मैं आपसे तन से, मन से, धन से प्यार करती हूँ, जबकि आज मैं दोस्तों सिर्फ और सिर्फ किससे प्यार होता है, धन से होता है। चले तो जहां पर भी विलोम शब्द हो दिख जाए और मैं दोस्तों दोनों पद ऐसे हो जहां पर दोनों पदों का अपना अलग अलग महत्व होता है, जैसे राम लक्ष्मण कृष्ण अर्जुन, इस प्रकार से। इसके अलावा अब देखिए यहां पर विलोम जैसे शब्द कैसे होते हैं, कई बार हम ऐसे शब्द देखते हैं जैसे दूध रोटी, दाल बाटी, या फिर दाल चावल या कड़ी चावल, हमें लगता है ये शब्द विलोम है, जबकि मैं दोस्तों विलोम जैसे होते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं दूध तो पेय पदार्थ से पिया जाता है और रोटी खाद्य पदार्थ से खाया जाता है, तो ऐसे शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं, विलोम जैसे शब्द कहते हैं। तो विलोम जैसे शब्द भी आपके द्वंद्व समास में होते हैं। इसके अलावा सार्थक निरर्थक, हम लोग बोलते हैं चाय वाय ले आइए, मेहमान आए तो चाय वाय, चाय होती है वाय नहीं होती है। भाई अड़ोस पड़ोस में रहता है, पड़ोस होता है अड़ोस नहीं होता। सड़क बड़ा खराब हो गई आजकल शहरों की, तो सड़क होता है बड़क नहीं होता। कपड़ा लगता, कपड़ा होता है लत्ता नहीं होता। हम बोलते हैं कि भैया खाना वाना खा लिया, मेरे बाबू ने खाना खाया, तो खाना होता है वाना नहीं होता। तो इस प्रकार के शब्दों को कहा जाता है सार्थक और निरर्थक शब्द, जिसमें से एक का मतलब हो दूसरे का मतलब ना निकले। और कई बार बता दिया जाता है इनके बीच में जब दो शब्दों के बीच में योजक का प्रयोग हो जाता है तो वहां पर बोले द्वंद्व समास होता है। बट ध्यान रहे हमेशा ऐसा नहीं होता, क्योंकि योजक का प्रयोग मैंने आपको कहा था जब विशेषण शब्द दो बार आता है तब भी आता है, जब संज्ञा शब्द दो बार आता है तब भी योजक आता है। तो योजक आना चाहिए, बट कब, जब दोनों शब्द में दोस्तों कैसे हो जाते हैं, विलोम हो जाते हैं, तभी मैं दोस्तों योजक काम करेगा कि वहां पर द्वंद्व समास होगा। तो ये मैंने आपको द्वंद्व समास का सबसे शानदार तरीका होता है। अगले हमारी समास है बहुव्रीहि समास है। कौन सी बहुव्रीहि समास, इसको लेकर देखिए काफी कंफ्यूजन विद्यार्थी में होती है। आज आपको शानदार तरीका बता रहा हूं। एकमात्र समास जहां पर दोनों पदों के अलावा कोई अन्य पद या तीसरा प्रधान होता है, मतलब दो लोगों के बीच में कोई तीसरा आ जाए। क्या दो लोगों के बीच में कोई तीसरा आ जाए, अर्थात बहुव्रीहि समास में देखिए यूनिवर्स या ब्रह्मांड की जो यूनिक चीजें होती जिसके समान कोई दूसरा नहीं होता वही चीज आती। जैसे इसमें दुश्मनों के नाम आते हैं। सर किसके दुश्मनों के नाम, हमारे या आपके? जी नहीं, इसमें देवी देवताओं के दुश्मनों के नाम आते हैं, अर्थात देवी देवताओं ने जिन भी राक्षसों का संहार किया, जैसे रावणाई। अब देखिए अरि, यहां पर अरि जोड़ा गया, अरि का मतलब होता है शत्रु, और रावण के शत्रु कौन थे, राम। कंसारी, कंस के शत्रु कौन थे, श्री कृष्ण। मधु रिपु, मधु नामक राक्षस का संहार किसने किया, विष्णु भगवान। और मदन कहा जाता है कामदेव, कामदेव के शत्रु कौन है आपके, शंकर भगवान। अगला इसमें देवी देवताओं के नाम भी आते हैं भैया, जिसे पीताम्बर, पीताम्बर विष्णु भगवान को कहा जाता है। नीला है कंठ जिसका, शंकर भगवान को। गिरिधर, पर्वत को किसने धारण किया, श्री कृष्ण। और चंद्रशेखर, जिसके शेखर पर चंद्रमा है, कौन, हमारे भोले। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सभी समस्याओं का हल एक लोटा जल। तो देवी देवताओं के नाम इसमें आते हैं। और किसके नाम आते हैं, हथियार प्रीता। हथियार प्रीता का मतलब होता है देवी देवता जिसे अस्त्र या शस्त्र को धारण करते हैं, मैं दोस्तों उनको जो हथियार प्रिय है वो भी इसमें आते हैं। जैसे चक्रधर, चक्र को धारण कौन करते हैं दोस्तों, विष्णु भगवान। हल को कौन धारण करेंगे, भी आपके बलराम। बीणा पाणी, बीणा कौन धारण करती है दोस्तों, सरस्वती। वज्र पाणी, वज्र पाणी में हाथ, पाणी मतलब हाथ होता है, वज्र हाथ में किसके रहेगा, इंद्र के रहेगा। शूल पाणी, शूल मतलब त्रिशूल किसके हाथ में रहेगा, शंकर भगवान के हाथ में रहेगा। तो देवी देवताओं के में दोस्तों अस्त्र शस्त्र के नाम भी यहाँ पर आते। आगे पर्यायवाची शब्द, किसी शब्द का पर्यायवाची, जैसे नीरज, नीर को देने वाला अर्थात कमल। पंकज, सुधाकर, सुधा की बरसत करने वाला, सुधा अर्थात अमृत की वर्षा करने वाला मतलब चंद्रमा। समान शब्दों के पर्यायवाची सिनोनिम भी आपके बहुव्रीहि समास में आते हैं। चौक जाओगे अगला कॉन्सेप्ट, वन वर्ड भी यहां पर आते हैं।
अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। जो ईश्वर पर विश्वास रखता हो आस्तिक, जो नहीं रखता हो नास्तिक, जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो अजात शत्रु, जो युद्ध में हमेशा स्थिर रहता हो युधिष्ठिर। तो अनेक शब्दों के एक शब्द यहां पर आते हैं। अगला, कोई उपाधि का नाम हो, जैसे लौह पुरुष, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, महावीर हनुमान जी को कहा जाता है। तो उपाधियों के नाम है, कोई किसी को नाम दिया गया है वो भी यहां पर आते हैं। और किसी प्रांत शहर देश का नाम आता है, जैसे पंजाब। अब पंजाब 5 नदियों का मायका होता है, द्विगु समास हो सकता है, किंतु पंजाब और छत्तीसगढ़ का प्रयोग जब मैं राज्य विशेष के संदर्भ में करूंगा तो वहां पर बहुब्रीहि समास होगी। जयपुर राजा जयसिंह के द्वारा बसाया गया, भोजपुर राजा भोज के द्वारा बसाया गया। ठीक इसी प्रकार संख्या सूचक व्यक्तिवाचक ये बताया है कि एकानन चतुरानन पंचानन षडानन, जब कोई संख्या हो किंतु उसका प्रयोग व्यक्ति के लिए किया जाए तो वहां पर बहुब्रीहि समास होगी। और अंतिम में इसमें देवी देवताओं के वाहन आते हैं। देवी देवताओं में दोस्तों जिस पशु विशेष को भी अपना वाहन बनाया है, जैसे मूषक वाहन गणेश जी को कहा जाएगा, नंदी वाहन शंकर जी को, मयूर वाहन कार्तिकेय को, हंस वाहिनी सरस्वती मां को कहा जाएगा, सिंह वाहिनी दुर्गा को कहा जाएगा और उल्लूक वाहिनी लक्ष्मी को कहा जाएगा। तो देवी देवताओं के में दोस्तों वाहन भी यहां पर आते हैं। तो बहुब्रीहि समास का सबसे शानदार कॉन्सेप्ट जहां पर दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करेंगे या संकेत करेंगे, वहां पर दोस्तों बहु होगी, अर्थात बहुब्रीहि समास होगी। तो ये मैंने आपको बताया शानदार तरीका इसके बारे में। और अब आती है दोस्तों हमारी आज की अंतिम समास, जिसका नाम है तत्पुरुष समास। जी हाँ, अब देखिए तत्पुरुष समास में दोस्तों ऐसी समास है जिसका जब भी समास विग्रह किया जाएगा, हिंदी में आपने कारक चिन्ह वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो यहां पर जब भी दोनों पदों का समास विग्रह किया जाएगा तो दोनों पदों के बीच में जो कारक चिन्ह होते हैं, जो विभक्ति चिन्ह होते हैं, उनका प्रयोग होता है। अब बात करेंगे, आपसे पूछा जाए तत्पुरुष समास कितने प्रकार की होती है, तो आपको याद रखिए, देखिए द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं, बट हमने वहां पर आपको डिटेल में नहीं बताया और शॉर्ट ट्रिक हमने आपको बता दी। बट आपको यहां पर बता दें तत्पुरुष समास में दोस्तों वैसे तो देखिए कारक चिन्ह कितने होते हैं, 8 होते हैं, किंतु पहला कारक कर्ता छोड़ दो और लास्ट कारक में दोस्तों संबोधन कारक छोड़ दो, इन दोनों का प्रयोग समास में नहीं होता है। तो बच्चे आपके जो शेष 6 कारक हैं, इन्हीं के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद में दोस्तों माने गए हैं। और वो 6 कारक कहां के होंगे, आपके कर्म से लेकर अधिकरण होंगे। अब आपने स्कूल टाइम में पढ़ा है, कर्ता के बाद कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से, संबंध का की के और अधिकरण में पर। तो आपको इसे याद रखना है, या तो एग्जाम में सीधे पूछा जाएगा कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण, या फिर पूछ लिया जाएगा तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है। तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, उस शब्द का समास विग्रह करेंगे और दोनों पदों के बीच में आपको एक ऐसे कारक चिन्ह का प्रयोग करना है जिससे बनने वाला शब्द का अपने आप में एक सार्थक मतलब निकले। कुछ भी कारक चिन्ह बीच में घुसेड़ नहीं देना है, ठीक है। जैसे वन गमन, अब बताइए वन गमन का समास विग्रह है क्या, मैं वन से गमन, वन के लिए गमन, या वन का गमन, या वन में गमन करूंगा, क्या नहीं, क्या होगा मैं दोस्तों वन को गमन होगा। अर्थात यहां पर दोनों पदों के बीच में कर्म कारक की विभक्ति कारक, कर्म कारक का जो विभक्ति चिन्ह को का प्रयोग हुआ। इसी प्रकार रथ को चलाने वाला, यश को प्राप्त, पॉकेट को मारने वाले, इन सबके बीच में को का प्रयोग हो रहा है, अर्थात एक कर्म तत्पुरुष समास। इस प्रकार अब देखिए करण और अपदान दोनों के कारक चिन्ह से हैं, बट याद रखो करण में से का प्रयोग साधन माध्यम के तौर पर होगा, जबकि अपदान में से का प्रयोग अलग होने के लिए किया जाता है। जैसे गुण से युक्त, रेल से यात्रा, भूख से मरा, सूर के द्वारा रचित या सूर से रचित, या भय से आकुल। ठीक इसी प्रकार संप्रदान का कारक चिन्ह क्या है, के लिए, विद्या के लिए आलय, गौ के लिए शाला, रसोई के लिए घर, रेल का भाड़ा नहीं होगा, रेल के लिए भाड़ा होता है, सभा का भवन नहीं होगा, सभा के लिए भवन, और युद्ध का भूमि नहीं होगा, युद्ध के लिए भूमि होगा। मतलब कारक चिन्ह आपको ऐसा लगाना है जिससे मतलब अपना शब्द का अर्थ निकलना चाहिए। चलिए अब देश निकाला, देश से निकाला, व्यक्ति देश से अलग हो चुका है, मतलब अपदान कारक होगा, रोग से मुक्त हो चुका है, नेत्र से हीन या वंचित हो चुका है, दोष से मुक्त, ऋण से मुक्त और पथ से भ्रष्ट या अलग हो चुका है। इस प्रकार संबंध के कारक चिन्ह क्या है, का की के। अब वो कन्या के लिए दान नहीं होता है, कन्या का दान होता है। कारक चिन्ह सही, जरा से नजर हटी कि दुर्घटना घटी और दुर्घटना घटी की सब्जी पूरी बटी। चले तो कन्या का दोनों, राष्ट्र का पति, राम की कहानी, भूतों का बंगला, लाखों का पति, राजा का पुत्र और राजा की कन्या, इसका समास विग्रह होगा। और अंतिम अधिकरण का समास
अधिकरण कारक का जो चिन्ह होगा मैं पर आप बीती, आप पर बीती। सिर का दर्द नहीं होता, सिर का दर्द आप कर दोगे तो संबंध तत्पुरुष समास गलत हो जाएगा, क्योंकि वो सिर में दर्द होता है। ग्रह का प्रवेश नहीं होगा, ग्रह में प्रवेश होगा। नीति में निपुण, आत्म पर निर्भर, कार्य में कुशल, जल में मग्न और घोड़े पर सवार होगा। तो ये मैंने आपको हमने हर एक समास का मैं दोस्तों कम समय में बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट आपको बताया है। इसके बाद भी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में बिंदास पूछ सकते हैं, और इसी प्रकार का वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों तक जरूर पहुंचाएगा, ताकि लोगों में समास का जो डर था पूरी हो जाएगी आज। जब हमसे पढ़ेंगे समास खुश हो जाएगा मेरे दोस्तों, चाहे देवर हो या सास। तो इस प्रकार हमने पूरा किया है आप पर, बस आप हम पर बनाए रखिएगा विश्वास। इसी प्रकार का प्रयास आगे मेरे दोस्तों करते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे।